तो राजस्थान के राजवंशों में परमार वंश के बारे में आज हम देखते हैं कि परमार वंश के कौन-कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं परमार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो परमार का शाब्दिक अर्थ जो है शत्रु का नाश करने वाला। परमार का अर्थ ही है शत्रु का नाश करने वाला। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी है, उसके अनुसार परमाणु की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में दरबारी कवि थे और इनके मित्र भी थे। इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है उसमें मिलता है कि जो परमार वंश है वो अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन है? अब देखिए, परमार वंश के संस्थापक परमार वंश क्या है? अनेक राज्यों में फैला था। राजस्थान के अलावा गुजरात में, मध्य प्रदेश में इनमें भी परमार वंश फैला हुआ था। तो जो पूरा परमार वंश था, उसके संस्थापक जो थे, वो थे उपेंद्र या कृष्णराज के नाम से जो शासक हुए थे, उन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। परमार वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था? तो परमार वंश के शासकों ने 800 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक जिसे 14वीं सदी बोलते हैं, तब तक शासन किया था। अब आगे देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन जो है आपका, परमाणु की उत्पत्ति से संबंधित और स्रोत क्या है? एक तो चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो हो गई, उसके अलावा परमाणु की उत्पत्ति के विषय में कि ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, किस-किस चीज़ में मिलता है? तो ये मिलता है पद्मगुप्त जो थे, उनका एक ग्रंथ था नवसहसाक चरित्र। नवसहसाक चरित्र में भी इनके उत्पत्ति के बारे में मिलता है और हाला युद्ध का जो है अभिदानमाला जो ग्रंथ है, उसके अंदर भी परमार शासकों के या परमार वंश के राजाओं की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। और ये जो पद्मगुप्त और हला युद्ध है, ये इनके जो ग्रंथ है उसमें परमाणु की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये मतलब दर्शाया हुआ है। पद्मगुप्त और हाल युद्ध नहीं, हला युद्ध ये। तो पद्मगुप्त और हल युद्ध किसके दरबार में कार्यरत थे या किसके दरबारी कवि थे? तो मंजू शासक के दरबार में, ये मुंज शासक जो थे, उनके दरबार में ये कार्यरत थे। और मुंज शासक जो है वो परमार वंश का ही एक शासक था जो मालवा में शासन करता था। मालवा शाखा का एक शासक था जो आगे देखेंगे हम। तो इनके दरबार में ये दोनों रहते थे। परमार वंश की शाखा कहाँ-कहाँ पर फैली थी? अब परमार वंश की जो शाखा थी, वो कहाँ-कहाँ पर फैली थी? तो परमार वंश की जो आबू में, राजस्थान में आबू में फैली थी, जालौर में जालौर की शाखा थी, एक मालवा की शाखा थी, एक बागड़ की शाखा थी, मारवाड़ की शाखा थी, एक सिंध की शाखा थी। उसके अतिरिक्त गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी जो मालवा प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो मध्य प्रदेश में भी परमारों की शाखाएँ अनेक शाखाओं में फैली हुई थी। परमार वंश की राजस्थान में सबसे शक्तिशाली शाखा कौन-सी थी? जो राजस्थान के अंदर भी परमार वंशियों की अनेक शाखा थी, उनमें से जो सबसे शक्तिशाली शाखा थी, वो थी आबू के परमारों की शाखा। जो आबू में जो राज्य करते थे परमार शासक, वो सबसे शक्तिशाली आबू के राजा हुआ करते थे। और उसके अतिरिक्त मालवा शाखा। तो आबू और मालवा के जो शासक हुए थे, वो परमार वंश के राजस्थान के अंदर जो शाखाएँ थी, उनमें सबसे शक्तिशाली शाखा या सबसे शक्तिशाली राजा इन दोनों शाखाओं में हुए थे। आबू के परमार वंश के संस्थापक, अब देखिए, राजस्थान के अंदर अनेक जगह पर परमारों की शाखाएं थी, तो जो आबू में जो शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? तो आबू के जो परमारों की शाखा थी उसके संस्थापक थे धूमराज। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। परमार वंश की स्थापना संस्थापक जो हमने पहले देखा था, जबकि आबू के जो राजस्थान में जो आबू के परमार थे, उनके संस्थापक थे धूमराज। परमार वंश के वंशावली का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल से? अब देखिए, स्थापना हो गई, लेकिन इनकी जो वंशावली है, उनका प्रारंभ माना जाता है उत्पल राज के शासन काल से। उत्पल राज के शासनकाल से इनकी मतलब वंशावली मानी जाती है। गुजरात के शासक मूलराज को पराजित होकर मतलब गुजरात के शासक मूलराज से पराजित होकर परमार शासक धरनी वरहा
ने कहाँ पर शरण ली थी? धरनी मतलब जो गुजरात के शासक थे, वो मूलराज थे, जो परमार शासक थे धरनी बरा उनके समकालीन थे, और इन्होंने धरनी बरा के ऊपर आक्रमण किया, जो राजस्थान की शाखा थी, और वहाँ इससे ये युद्ध हार करके भाग गए थे, और इन्होंने जो शरण ली थी वो दी थी राष्ट्रकूट के शासक धवल के पास। राष्ट्रकूट के शासक धवल के पास जाकर के इन्होंने शरण ली थी। गुजरात के शासक भीमदेव ने गुजरा अब देखिए उसके बाद में क्या है, गुजरात के शासक भीमदेव हुए, जो भीमदेव ने, और जो धुंधुक थे, जो परमार शासक थे, जो गुजरात के शासक भीमदेव थे उसके समकालीन राजस्थान की शाखा में ये मतलब शासन कर रहे थे। तो गुजरात के शासक भीमदेव ने क्या है, धुंधुक से जो है आबू को जीत लिया था। ये आबू की जो परमार शाखा थी उसके राजा धुंधुक थे, उससे भीमदेव ने आबू को जीत लिया था, और वहां पर एक नियुक्त कर दिया था शासन करने के लिए। तो वो किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन ये है कि भीमदेव ने जो धुंधुक परमार से आबू को जीत करके वहां पर किसको नियुक्त किया गया था? तो वो किया था आपका बिमल शाह को। और बिमल शाह इस परमार वंश के शासन काल के दौरान में इंपॉर्टेंट किरदार है। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में और जान लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गुजरात के शासक जो भीमदेव थे, उन्होंने परमार शासक धुंधुक थे, जो आबू के शासक थे, उनको हराया। हराने के बाद में आबू में किसको शासन करने के लिए बैठाया? तो वो थे बिमल शाह। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि बिमल शाह जो वहां बैठाया था आबू में, तो बिमल शाह ने 1331 ईस्वी में कौन से प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? अब इनको वहां शासक बना दिया था, तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, तो वो बनवाए थे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इन पे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1331 ईस्वी में किसने बनवाए थे? बिमल शाह ने बनवाया था, याद रखना इस पॉइंट को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब अन्य दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का और नाम कौन सा है? तो बिमल शाही मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिमल शाह ने 1331 ईस्वी में इन मंदिरों को निर्माण करवाया था। तो बिमल शाही मंदिर को या दिलवाड़ा के मंदिर को, दोनों ही का नाम मतलब बिमल, दिलवाड़ा के मंदिर को ही बिमल शाही कहते हैं और बिमल शाही को ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? अब बिमल शाह ने जो बनाए थे जैन मंदिर दिलवाड़ा में, वो किसकी याद में बनाया था? तो वो बनाए थे ऋषभदेव या आदिनाथ, जो के नाम पर बनवाए थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे टोटल? तो वो थे टोटल 24। तो उनमें से जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। उनकी याद में या उनको ये मंदिर समर्पित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो बिमल शाह ने बनाया था। धुंधुक परमार ने भीमदेव से पराजित होकर कहाँ शरण ली थी? अब जब धुंधुक परमार जो भीमदेव से गुजरात के शासक थे, इनसे पराजित हो गए, तो इन्होंने कहाँ शरण ली थी? तो इन्होंने कहाँ शरण ली थी? तो भोज परमार के पास में शरण ली थी, जो ये परमार शासन का ही एक शाखा थी, चित्तौड़गढ़ शाखा। वहां पर शासक थे भोज परमार, इनके पास में जाकर के और धुंधुक परमार ने शरण ली थी। परमार वंश का वह शक्तिशाली शासक जिसने 56 वर्ष तक शासन किया था। ये परमार वंश का राजस्थान शाखाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, वो था धारावर्ष परमार। और धारावर्ष परमार ने 56 वर्ष तक शासन किया था। देखिए इतिहास में बहुत कम ही राजाओं के बारे में ऐसा इतना लंबा शासन काल देखा जाता है। तो धारावर्ष परमार जो थे वो राजवंश की परमार शाखा के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 56 वर्ष तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिरोही में अखिलेश्वर मंदिर, सिरोही का जो अखिलेश्वर मंदिर है, और मंदिर के पास में क्या है, मंदाकिनी कुंड है, और उसके पास धारावर्ष की एक मूर्ति लगी हुई है। वो मूर्ति या प्रतिमा किस प्रकार की लगी हुई है? जो सिरोही, राजस्थान का जिला सिरोही है, वहां पर अखिलेश्वर मंदिर के पास में एक मंदाकिनी कुंड है, और मंदाकिनी कुंड के पास में ये जो राजा थे धारावर्ष, इनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। वो किस प्रकार से लगी हुई है? तो ये शक्तिशाली शासक थे। इनकी प्रतिमा इसलिए कि एक बाण से 3 भैंसों को भेदने की प्रतिमा है। मतलब यहाँ पे जो प्रतिमा लगी है, तो मान लीजिए ये शासक की प्रतिमा है धारावर्ष की, और यहाँ पर ये 3 भैंस इस तरह से बनी हुई है। इनके हाथ में तीर का बाण है, और तीर कमान से इन्होंने बाण छोड़ा, और इनको तीनों को पार करके ये बाण निकल जाता था। तो
इस तरह की प्रतिमा वहां पर पत्थर की बनी हुई है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरोही के अकलेश्वर मंदिर के पास में जो मंदाकिनी कुंड है, उसके पास में परमार शासक धारावर्ष की किस तरह की प्रतिमा लगी है? तो वो प्रतिमा लगी हुई है एक बाण से 3 भैंसों को भेदने की प्रतिमा, जो पाषाण की बनी हुई है। 1178 ईस्वी में कायंद्रा कायंद्रा का एक युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में, जिसमें क्या है, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। इनके विरुद्ध क्या है, मूलराज द्वितीय की सहायता किन किन ने की थी? तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1178 ईस्वी में कायंद्रा का युद्ध मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और क्यों पराजित हुआ था वो आगे आप देखिए कि धारावर्ष परमार और कीर्तिपाल चौहान ने इसका सहयोग किया था। तो जो 1178 ईस्वी में कायंद्रा का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय के बीच में, उसमें इसकी सहायता की थी धारावर्ष परमार, जो शक्तिशाली था परमार वंश का शासक, और कीर्तिपाल चौहान, जो चौहान वंश का उस वक्त का शासक था। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया कि धारावर्ष परमार और कीर्तिपाल ने इसका सहयोग किया मूलराज का, इसलिए मोहम्मद गोरी से जीता। अब इस युद्ध के दौरान जो मूलराज द्वितीय थे वो क्या है, आयु में छोटे थे या ज्यादा एक्सपीरियंस वाले राजा नहीं थे। तो कायंद्रा के युद्ध में मूलराज द्वितीय की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इनकी सेना का नेतृत्व किया था मूलराज द्वितीय की जो माता थी नायिका, नायिका देवी। इन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया था, और ये नायिका देवी भी वीरांगना थी, जिसके कारण से मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था और वापस जाना पड़ा था। सिरोही के बसंतगढ़ सिरोही में बसंतगढ़ के जो सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी है, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जो सिरोही के अंदर बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी जो बनी हुई है, उनका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इनका जो जीर्णोद्धार जो था वो राजा धुंधुक हुए थे परमार वंश के। इसकी एक पुत्री थी विधवा, वो विधवा थी, उसने इनका निर्माण करवाया था। अब ये जो पुत्री है, इसका नाम इतिहास में कहीं मिलता नहीं है, एग्जैक्ट नाम क्या है? तो आप इतना याद रखिएगा कि धुंधुक की पुत्री थी, वो विधवा थी, उसने सूर्य मंदिर और सरस्वती तालाब का जीर्णोद्धार करवाया था, जो बसंतगढ़ में है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सूर्य मंदिर है? अब इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस जिले में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर है? तो सिरोही जिले के अंदर सबसे अत्यधिक मात्रा में सूर्य मंदिर बने हुए हैं। परमार शासक सोम सिंह ने नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण किसकी याद में करवाया था? अब परमार शासकों में से एक शासक हुआ था सोम सिंह, उसने नेमिनाथ जी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो मंदिर किसकी याद में बनवाया था? तो उसने बनवाया था सोम सिंह अपने पुत्र लोबण शाही और उसकी पत्नी अनुपा देवी की याद में। तो पुत्र लवण शाही तथा पत्नी अनुपमा देवी की याद में परमार शासक सोम सिंह ने नेमिनाथ के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। 1311 ईस्वी में सिरोही के चौहान राव लुम्बा, 1311 ईस्वी में क्या है, सिरोही का चौहान वंश का शासक था राव लुम्बा ने परमारों से क्या छीन लिया था? मतलब परमारों के साथ इनका युद्ध हुआ था, और युद्ध होने पर परमारों से इनकी जो राजधानी थी चंद्रावती, वो राव लुम्बा ने छीन ली थी। और वो सिरोही के चौहान जो शासक था उसने छीनी थी, जो युद्ध 1311 ईस्वी में छीना था कन्नौज को, इनसे, सॉरी कन्नौज को नहीं, इनकी परमारों की जो राजधानी थी चंद्रावती, उसको। परमारों की जालौर शाखा के शासक बागपत राज ने कब से कब तक शासन किया था? बागपत राज जो परमारों के शासक थे, उन्होंने 960 से 985 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कवि ब्रश के नाम से परमार वंश के किस शासक को पुकारा जाता है? अब एक शासक था जिसको कवि ब्रश भी कहा जाता था, और वो शासक था मुंज। मुंज जो मालवा शाखा का परमार शासक था, जो परमारों की मालवा शाखा थी उसका शासक था मुंज। इसने क्या है, अनेक ग्रंथ लिखे थे, तो इस कारण से उसको कवि ब्रश के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मुंज को ही कवि ब्रश कहा जाता है। मुंज ने अपने समकालीन मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार को पराजित कर कौन से इलाके को नष्ट किया था? अब देखिए, मुंज जो शासक था, इसने इनके समकालीन जो मेवाड़ का शासक था शक्ति कुमार, उसको पराजित किया। और इनका शक्ति कुमार का शासन कहाँ था? वो था आहड़ में। आहड़ में शासन था, तो आहड़ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, और मेवाड़ को मुंज ने अपने अधीन कर लिया था। तो मुंज ने जो है शक्ति कुमार को पराजित करके आहड़ नाम की जगह को तहस नहस कर दिया था, और मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था।
मुंज के दरबारी कवि कौन-कौन थे? अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि एक शासक के ये पद्मगुप्त और हलायुद्ध जो थे, इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की और इसके अलावा चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज शासो, तो ये 3 ग्रंथों में मिलता है कि परमार शासक अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। तो ये पद्मगुप्त और हलायुद्ध जो इनकी 2 ग्रंथ थे, ये राजा मुंज के दरबारी कवि थे, याद रखना। तो पद्मगुप्त और हलायुद्ध किसके दरबारी कवि हो गए? मुंज के। और उधर चंद्रबरदाई हो गया, जिसकी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा वो पृथ्वीराज के। परमार शासक भोज की रचनाएं कौन कौन सी है? अब परमार शासक एक हुआ था भोज, भोज नाम से, इसने अनेक रचनाएं की थी और ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनको याद रखनी है कि सरस्वती कंठाभरण एक रचना थी, सरस्वती कंठाभरण, एक राज मृगांक, एक विदज मंडल, एक समरांगण, दूसरे एक कर्म शतक और श्रृगार मंजरी। अब देखिए इन रचनाओं को आपको याद रखना है जो परमार के शासक भोज ने लिखी है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दो तीन किसी भी तीन इन रचनाओं का परीक्षा में नाम दे दिया ऑप्शन में और चौथे नंबर पर दे दिया किसी और कवि की रचना का। तो मान लीजिए पृथ्वीराज रासो ही दे दिया, मान लीजिए कंठाभरण, राजमृगांक और ये विदज मंडल दे दिया और चौथा दे दिया आपका पृथ्वीराज रासो, और उसमें क्वेश्चन में दे दिया कि परमार शासक भोज की रचनाओं में से कौन सी रचना मतलब भोज की नहीं है। तो आपको इनकी याद होना चाहिए, कोई किसी को भी उठा के दे सकता है, तो ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए जो परमार शासक भोज ने की रचना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है वो परमार शासक भोज ने करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? वो करवाया था 1428 ईस्वी में मोकल द्वारा, राजा मोकल द्वारा। परमार शासक जयसिंह का समकालीन बागड़ का शासक कौन था? अब ये परमार शासक जो जयसिंह था उसके समकालीन में बागड़ में कौन सा शासक था? तो वो था मंडलीक, मंडलीक शासक था बागड़ में जो जयसिंह के समकालीन राज्य करता था। खिलजियों के आक्रमण से डरकर जयसिंह भागकर कहाँ गया था? अब खिलजी ने जब दिल्ली सल्तनत के समय की ये बात है, तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक शासन कर रहे थे, तो उन्होंने जयसिंह पर आक्रमण किया और जयसिंह कौन था? परमार शासक था। तो इसके डर से, खिलजियों के डर से क्या है, जयसिंह अपने राज्य को छोड़ के भाग गया था और वो भाग के कहाँ गया था? अजमेर में परमारों के ही मतलब शासक थे, तो ये अपने राज्य को छोड़ करके अजमेर भाग गया था। बांगड़ शाखा के परमारों की राजधानी कौन सी थी? जो बांगड़ की परमार शाखा थी उसकी राजधानी थी अर्थुना। अर्थुना, ये अर्थुना नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बांगड़ शाखा के परमारों की राजधानी कौन सी थी? अर्थुना थी। और अर्थुना में क्या है, अर्थुना में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्थुना में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर का नाम था महामंडलेश्वर मंदिर और वो करवाया था मंडलीक ने ही इसका निर्माण करवाया था। परमारों की बागड़ शाखा के अंतिम शासक कौन थे? तो विजयराज थे। परमारों की जो बागड़ की शाखा थी उसके अंतिम शासक कौन थे? विजयराज थे। विजयराज के शासनकाल में 1179 ईस्वी में बागड़ को किसने छीना था? अब देखिए विजयराज जो शासक था उससे 1179 ईस्वी में बागड़ को छीन लिया था। वो किसने छीना था? वो छीना था मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने। तो मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने इनसे मतलब बागड़ को छीन लिया था। प्रारंभिक परमार किसके सामंत माने जाते थे? अब देखो जो सामंत माने, जैसे परमार वंश का मतलब शासकों ने शरण ली थी राष्ट्रकूट में, राष्ट्रकूट के शासकों के पास जाकर के, तो उस वक्त से ये लोग उन राष्ट्रकूट वंश के शासकों के सामंत माने जाने लगे थे। तो प्रारंभिक जो परमार थे वो राष्ट्रकूट के वंश के जो शासक थे उनके सामंत माने जाने लगे थे। परमार वंश का अंत किसने किया था? तो परमार वंश का जो अंत है वो तोमर वंश के राजाओं ने किया था। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं कि राजस्थान के अंदर से जो परमार वंश की शाखाएं थी या परमारों का जो शासन था उसका अंत किया था सामंत सिंह ने। जो विजयराज जो अंतिम शासक था राजस्थान की शाखाओं में परमारों का, उसको सामंत सिंह ने मतलब खदेड़ दिया था और बांगड़ उससे छीन लिया था। तो राजस्थान के अंदर 1179 ईस्वी में ये क्या है,
परमार शासकों का अंत हो गया था, लेकिन परमारों की अन्य शाखाएँ थी, वो मध्य प्रदेश में भी थी, गुजरात में भी थी। तो अंतिम रूप से जो परमारों का अंत किया था, वो तोमर वंश के जो शासक हुए थे, उन लोगों ने किया था। कन्फ्यूज़ में नहीं पड़ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर से सामंत सिंह ने मतलब विजयराज को हरा करके परमार वंश का अंत किया और संपूर्ण जो परमार वंश है उसका अंत किया था तोमर वंश के जो राजा हुए थे उन लोगों ने। तो दोस्तों ये था परमार वंश, जो राजस्थान के मतलब शाखाएँ उनके बारे में हमने खासकर देखा। और ये जो टॉपिक है, जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं के अंदर, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है और परीक्षा देने जाने से पहले इसका रिवीजन ज़रूर करना है। अगर आपको क्वेश्चन और जानकारी सही लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कैसा लगा आपको ये क्लास उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले राजस्थान के राजवंशों के किसी वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।